हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? पढ़ाई सबकी ठीक से चल रही है? उम्मीद है सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पूर्ण मनोभाव और तन्मयता से पढ़ रहे होंगे, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना स्टार्ट कर दें। राइट? लास्ट वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था। आज बेटा हम लोग इसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 में हैं, जिसमें हम कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, कार्यफलन। मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर गिरता है तो वह प्रकाश फोटानों के रूप में गिरता है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा मैंने बताया था hν होती है। कितनी होती है? hν। सपोज करिए इस hν का मान कितने जूल है? 10 जूल। जब ये hν ऊर्जा का प्रकाश फोटान किसी धात्विक पृष्ठ पर गिरता है तो ये अपनी सारी एनर्जी धात्विक पृष्ठ के किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन जब इस ऊर्जा को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद वो इस ऊर्जा का उपयोग 2 कार्यों में करता है। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा वो धातु के भीतर से पृष्ठ तक आने में खर्च करता है, नाभिक के आकर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च करता है, तब जाके वो सरफेस पर आता है। राइट? और उसके बाद फिर वो सरफेस से जब आगे बढ़ता है तो बची हुई एनर्जी को गतिज ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। तो अगर मान लीजिए कि 10 जूल में से हम 3 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर आने में, निष्कासित होने में लेता है, तो फिर गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में कितने जूल लेगा? 7 जूल लेगा, 7 जूल लेगा। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धात्विक पृष्ठ से निष्कासित करने के लिए आवश्यक होती है, धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वह प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, वर्क फंक्शन कहलाती है। ध्यान से सुन लीजिए। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। कंफर्म? W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे W से। तो अब बेटा अगर इसमें से एनर्जी का मिनिमम पार्ट निकालना है, न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है, तो H तो न्यूनतम हो नहीं सकता क्योंकि H प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मान निश्चित होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या न्यूनतम हो सकता है? न्यू। और बताइए वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, कौन सी आवृत्ति कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो W बराबर हो जाएगा hν0। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का मान W बराबर होता है hν0, क्योंकि W वह न्यूनतम ऊर्जा है। अब ऊर्जा का बेटा अगर न्यूनतम मान निकालना है जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए रिक्वायर्ड हो, आवश्यक हो, तो H को तो हम मिनिमम कर नहीं सकते। किसको मिनिमम कर सकते हैं? आवृत्ति को। और प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए रिक्वायर्ड होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसलिए हम लोग न्यू की जगह पर यहां क्या लिखेंगे? न्यू0। तो ये प्रकाश वैद्युत कार्यफलन आ जाएगा W बराबर hν0। बात समझ में? तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है सबको समझ में आ गया? नोट करो बेटा इसको।
नोट हो गया बेटा सबका। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हम लोग जानेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। हॉलवेज के द्वारा दी गई इस प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की पूरी घटना का प्रायोगिक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन, दो वैज्ञानिकों ने किया। एक थे लेनार्ड और दूसरे थे मिल्कन। एक थे लेनार्ड और दूसरे थे मिल्कन। लेनार्ड और मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम दिए। इन्होंने जब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की पूरी घटना का अध्ययन किया, इस फिनोमेना को पूरा स्टडी किया, स्टडी करने के बाद इन्होंने अपने नियम निकाले, अपने नियम दिए जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे नियम है, एग्जामिनेशन में आपके आते भी हैं, ध्यान से सुनिए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का सबसे पहला नियम क्या है? लेनार्ड और मिल्कन ने कहा कि किसी धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उस पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जो प्रकाश उस पर इंसिडेंट हो रहा है उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और अगर प्रकाश की तीव्रता घट जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी घट जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि प्रकाश की तीव्रता, हमने आपसे कहा अगर बढ़ा दीजिए तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ा देंगे? कौन सी चीज ऐसी है प्रकाश की जो हम बढ़ा देंगे? तो आइए जरा जानते हैं प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या होता है। प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है धात्विक पृष्ठ पर प्रति सेकंड आपतित फोटॉनों की संख्या। एक सेकंड में धात्विक पृष्ठ पर जितने फोटॉन गिर रहे हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ा दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर? तो प्रकाश की तीव्रता शब्द का अभिप्राय है पृष्ठ पर प्रति सेकंड आपतित फोटॉनों की संख्या। इज इट राइट? और बढ़ भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये धात्विक पृष्ठ है, ये धात्विक पृष्ठ है, इस पे ये प्रकाश आ रहा है और गिर रहा है, तो ये प्रकाश फोटॉनों के रूप में गिर रहा है। किसके रूप में? फोटॉनों के रूप में। अब आप जानते हैं कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, तो अगर ये फोटॉन गिरेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जित हो जाएगा, ये गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो जाएगा, ये गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो जाएगा। यानी अगर 3 फोटॉन गिरे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 3। अब अगर हम ये तीव्रता बढ़ा दें, यानी 3 फोटॉनों की जगह पर 6 फोटॉन गिराएं, 10 फोटॉन गिराएं प्रति सेकंड आपतित हो, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की संख्या भी उतनी बढ़ जाएगी। अगर 10 फोटॉन गिरेंगे तो 10 निकलेंगे, 5 गिरेंगे तो 5 निकलेंगे। तो पहला नियम सबको समझ में आएगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो प्रकाश की तीव्रता पर
निर्भर नहीं करती। निर्भर नहीं करती मतलब क्या हुआ कि अगर आप तीव्रता बढ़ा देंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वही रहेगी। गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्या है, आइए जरा इसको जान। मान लीजिए 10 जूल का प्रकाश फोटॉन गिरा, 3 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने उत्सर्जन में ले ली, तो गतिज ऊर्जा के रूप में कितनी व्यय होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में 7 जूल व्यय होगी, राइट। अब अगर इसी ऊर्जा के 3 फोटॉनों की जगह पर 10 फोटॉन गिरा दिए जाए, उनकी सबकी भी एनर्जी 10 जूल ही रहे, तो सबको कार्यफलन के रूप में 3 ही जूल खर्च करना है और सबकी गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी? 7 जूल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम रहेगी। संख्या जरूर बढ़ जाएगी इनकी, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये काइनेटिक कैसे बढ़ सकती है? अगर गतिज ऊर्जा आपको बढ़ानी ही हो तो कैसे बढ़ाएंगे? ये जो प्रकाश फोटॉन गिर रहे हैं इसमें से प्रकाश की आवृत्ति अगर बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? प्रकाश की आवृत्ति अगर बढ़ जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो एक फोटॉन की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू। मान लो h और न्यू का गुणनफल पहले कितना आ रहा था? 10। अब h तो फिक्स रहेगा, अगर हम न्यू का मान बढ़ा दें तो ये गुणनफल आ जाएगा 15 एज एग्जाम्पल। और जब ये गुणनफल 15 आ जाएगा तो कार्यफलन के रूप में कितनी खर्च होगी? 3 ही जूल, क्योंकि धातु वही है, धातु तो बदली नहीं है, हर धातु का कार्यफलन नियत रहता है। तो 3 जूल कार्यफलन के रूप में खर्च हो जाएगी और बची कितनी? 12 जूल। तो अब इसकी काइनेटिक 7 से बढ़कर 12 जूल हो जाएगी, यानी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। बात समझ में आ गई? तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की तीसरा नियम, जो इनकी गतिज ऊर्जा होती है वो अगर आपको बढ़ानी है तो वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। प्रकाश की आवृत्ति अगर आप बढ़ा देंगे तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कंफर्म? नंबर 4, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। पहले भी आपको बताया गया था, उस प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति को हम कौन सी आवृत्ति कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चौथे नियम में उन्होंने यही बताया कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो किसी धात्विक परत से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। नंबर 5 क्लियर है भाई? नंबर 5 में उन्होंने बताया कि किसी धात्विक पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश गिरता है वैसे ही उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जैसे ही प्रकाश धात्विक पृष्ठ पर गिरता है वैसे ही उस धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। मतलब क्या हुआ कि धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई टाइम लैग नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि पहले प्रकाश गिरा और 10 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश का गिरना और इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना दोनों साथ साथ होते हैं। इज टू बी राइट? तो लेनार्ड और मिल्टन का 5वां नियम क्या था? 5वां रिजल्ट क्या था? कि प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई टाइम लैग नहीं होती। तो लेनार्ड और मिल्टन के द्वारा दिए गए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम सबको समझ में आए? नोट को बिठाइए।
तो लेनार्ड और मिल्टन के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम सबको समझ में आ गए। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक बहुत अच्छी घटना का अध्ययन करेंगे। और वो घटना क्या है इनका, अभी तक हम लोग ये मानते थे कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में? तरंगों के रूप में चलता है, वेव के फॉर्म में चलता है। जितने भी प्रकाश के गुण हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश निर्वात से भी होकर चल सकता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, विवर्तन का गुण पाया जाता है, ध्रुवण का गुण पाया जाता है। और इन सभी गुणों की व्याख्या हमने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को मान करके कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन एक गुण और भी प्रकाश का था कि प्रकाश जब किसी धात्विक पृष्ठ पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। क्यों? जिसका अध्ययन आपने इस चैप्टर में किया। इसमें जो प्रकाश का स्वरूप है वो तरंग नहीं माना गया है, वेव नहीं माना गया है। यहां पर प्रकाश का जो स्वरूप है वो फोटान माना गया है। क्या माना गया है? फोटान। प्रकाश फोटानों के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है। और फोटान का जो व्यक्तिगत स्वरूप है वो कण स्वरूप है। कैसा है? कण स्वरूप। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था प्रकाश का, वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर हम जानेंगे तरंग सिद्धांत की विफलता के कारण। तरंग सिद्धांत की विफलता के कारण, किन कारणों से तरंग सिद्धांत विफल हुआ? देखिए, तरंग सिद्धांत में यह माना गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसी भी तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर? अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाएगी तो आयाम भी बढ़ जाएगा, और किसी भी कण की जो एनर्जी होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी तीव्रता बढ़ने से आयाम बढ़ेगा और आयाम बढ़ने से ऊर्जा बढ़ेगी। तो अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाने से प्रकाश की एनर्जी बढ़ जाती, और अगर एनर्जी बढ़ जाती तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती। लेकिन अभी अभी मैंने आपको लेनार्ड और मिल्टन ने अपने प्रयोग में यह कहा कि प्रकाश की तीव्रता के बढ़ने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। गतिज ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाना है। अब देखिए यहां पर तरंग सिद्धांत फेल हुआ कि नहीं? अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अर्थात यहां पर तरंग सिद्धांत विफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो तरंग सिद्धांत की पहली विफलता सबको समझ में आई। तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर प्रकाश का स्वरूप तरंग माने तो तीव्रता बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नंबर 2, अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता, वेव के फॉर्म में चलता, तो जब ये प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर गिरता तो ये तरंगें जब इस पृष्ठ पर गिरती तो अपनी पूरी एनर्जी इस धात्विक पृष्ठ पे स्कैटर कर देती, फैला देती। पूरी प्रकाश ऊर्जा उस धात्विक पृष्ठ में फैल जाती, और जब फैल जाती तो जितनी एनर्जी गिरी थी उसका कुछ न कुछ हिस्सा, कुछ न कुछ पार्ट उस पृष्ठ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलता।
अर्थात एनर्जी सब में बढ़ जाती, और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉनों में बढ़ जाती तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाते? नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो पाते? नहीं, बल्कि वे इलेक्ट्रॉन इस बात का और इंतजार करते कि अभी थोड़ी एनर्जी और गिरे, हम उस एनर्जी को अवशोषित करें, एडॉप्ट करें, उसके बाद हम इतनी ऊर्जा प्राप्त करें कि हम नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो पाए। अर्थात वो इतनी कम से कम एनर्जी गेन करते जो उनके कार्यफलन के बराबर हो जाती। जब उनके द्वारा अवशोषित एनर्जी कार्यफलन के बराबर हो जाती तभी वे कहां निकलते? बाहर। अर्थात प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के बीच काफी समय लग जाता, एक टाइम डिफरेंस हो जाता, समय लैग हो जाता। जब कभी आपने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का 5वां नियम पढ़ा कि प्रकाश के गिरते ही धात्विक परत से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अर्थात प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता, कोई टाइम लैग नहीं होती, कोई समय पश्चता नहीं होती। लेकिन अगर प्रकाश का स्वरूप तरंग मानते हैं तो समय पश्चता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी गेन करने में काफी समय लगता है। अतः यहां पर भी यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं चलता। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इन दो कारणों की वजह से प्रकाश का तरंग सिद्धांत विफल हुआ। कन्फर्म? कोई डाउट किसी को? समझ में बेटा सबको आया? तो उम्मीद है आज का वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सारे बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करके पढ़ें और अपनी फेयर कॉपी में नोट्स तैयार करें, राइट? और इस तरीके से सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर